डॉक्टर इला मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, MSc राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं MA हिंदी उत्तरार्ध के विद्यार्थियों को तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान का ज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध को समझाने का प्रयास करूंगी। यह विषय काफ़ी विस्तृत है, इसलिए इस विषय को मैंने 2 भागों में विभाजित करके 2 वीडियो में संग्रहित किया है, जिससे कि यह आप पूरी तरह से आपके सामने स्पष्ट हो सके। भाषा विज्ञान में भाषा या भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और भाषा जीवन का प्रमुख अंग है, क्योंकि भाषा के बिना जीवन और जगत का कोई कार्य नहीं चलता। भाषा मानव जीवन की समस्त गतिविधियों का मूलाधार होती है। भाषा से ही हम परस्पर एक दूसरे के विचारों से अवगत होते हैं। भाषा ही हमें ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान में सहायता प्रदान करती है और भाषा से हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर प्रकृति के विविध रहस्यों का उद्घाटन करने में समर्थ होते हैं। जब भाषा हमारे जीवन, जगत, ज्ञान विज्ञान आदि के सभी क्षेत्रों में अपना अधिकार रखती है, तब भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले भाषा विज्ञान का संबंध ज्ञान विज्ञान की अन्य शाखाओं एवं ज्ञान विज्ञान के प्रतिपादक विविध शास्त्रों से होना स्वाभाविक है। वैसे भी भाषा विज्ञान ज्ञान विज्ञान की सभी शाखाओं से सहायता प्राप्त करके अपने क्षेत्र में पदार्पण करता है और विविध शास्त्रों से उपयोगी सामग्री लेकर भाषा की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। भाषा विज्ञान का विविध शास्त्रों से बड़ा ही निकट एवं घनिष्ठ संबंध है। अब हम विविध शास्त्रों से इसके संबंध को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। भाषा विज्ञान और व्याकरण। किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध लेखन संबंधी सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण को जानना परम आवश्यक है। यही कारण है कि भाषा विज्ञान और व्याकरण का आपस में घनिष्ठ संबंध है। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध लेख के लिए व्याकरण ही प्रमुख शास्त्र है। व्याकरण ही किसी भाषा का मेरुदंड होता है। वस्तुतः व्याकरण भाषा की कला है और भाषा विज्ञान भाषा का विज्ञान है। व्याकरण के विषय में भर्तृहरि ने लिखा है, साधुत्व ज्ञान विषया सैषा व्याकरण स्मृति ही, अर्थात व्याकरण भाषा की साधुता विषयक ज्ञान है। यों भाषा विज्ञान और व्याकरण में भाषा विषयक अध्ययन की समानता है, फिर भी दोनों में अनेक अंतर है। व्याकरण एक भाषा तक सीमित होता है, पर भाषा विज्ञान अनेक भाषाओं का एक साथ व तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। व्याकरण एक भाषा के सिद्ध व सम्मत रूपों की ही विवेचना समाधान करता है, पर भाषा विज्ञान सिद्ध, असिद्ध, प्रचलित, अप्रचलित आदि सभी रूपों की विवेचना करता है। व्याकरण सभी प्रकार के रूपों की ही विवेचना करता है, पर भाषा विज्ञान इससे भी आगे बढ़कर ध्वनि, वाक्य और अर्थ आदि का भी विवेचन करता है। व्याकरण तो एक शब्द के स्वरूप का ही विवेचन करता है, पर भाषा विज्ञान उसके विकास का भी अध्ययन करता है, जैसे अग्नि से आग कैसे बना। व्याकरण भाषा के एक काल का ही अध्ययन करता है, पर भाषा विज्ञान उसके सभी कालों का अध्ययन करता है। व्याकरण नियम प्रधान है, जबकि भाषा विज्ञान स्वाभाविकता के आधार पर भाषा का अध्ययन करता है। व्याकरण एक स्थिर ज्ञान है, जबकि भाषा विज्ञान एक गतिशील विज्ञान है। व्याकरण केवल नियम, उपनियम व अपवादों के आधार पर एक भाषा की विवेचना करता है, जबकि भाषा विज्ञान भाषा का इतिहासपरक व तुलनात्मक अध्ययन करता है। फिर भी व्याकरण भाषा विज्ञान के लिए अत्यधिक उपयोगी है। व्याकरण के 2 रूप हैं, वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक। पाणिनि की अष्टाध्यायी वर्णनात्मक है, तो पतंजलि का महाभाष्य व्याख्यात्मक। इनमें वर्णनात्मक व्याकरण भाषा विज्ञान के लिए उपयोगी है। इसी से पता लगता है कि शब्द का मूल रूप क्या था, कैसे उसमें विकार और विकास हुआ। व्याकरण ही भाषा विज्ञान को ध्वनियों, रूपों और वाक्यों का परिचय कराता है। व्याकरण ही बताता है कि किस भाषा में कितनी ध्वनियाँ या वर्ण हैं और उनका उच्चारण क्या है और उनमें कितनी सार्थक व कितनी निरर्थक हैं। व्याकरण भाषा विज्ञान को सर्वाधिक सामग्री प्रदान करता है।
व्याकरण के कारण ही भाषा विज्ञान व्याकरण का व्याकरण कहलाता है, क्योंकि वह व्याकरण की सभी बातों का पुनः पूर्ण अध्ययन करता है। भाषा विज्ञान को ध्वनि, पद, वाक्य, शब्द और अर्थ विज्ञान की सर्वाधिक सामग्री व्याकरण से ही प्राप्त होती है। स्पष्ट ही दोनों अन्योन्याश्रित और एक दूसरे के पूरक हैं। अगला शास्त्र है साहित्य। भाषा विज्ञान और साहित्य का संबंध। साहित्य में भाषाओं के स्थायी रूप संचित रहते हैं और साहित्य का अध्ययन किए बिना किसी भाषा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अतएव भाषाओं के क्रमिक विकास का अध्ययन करने के लिए भाषा विज्ञान को साहित्य का सहारा लेना पड़ता है। साहित्य में ही भाषा का यथार्थ रूप सुरक्षित रहता है। आज यदि वैदिक साहित्य न होता तो वैदिक भाषा का ज्ञान ही असंभव था। इस प्रकार भाषा विज्ञान को एक परिपूर्ण भाषा का अध्ययन करने में पूर्ण सहायता मिलती है। साहित्य रचना निरंतर होती रहती है। भाषाओं के क्रमिक विकास व परिवर्तन काल में भी साहित्य रचना चलती रहती है। इस प्रकार भाषा विज्ञान को किसी भाषा के ऐतिहासिक व तुलनात्मक रूप की जानकारी साहित्य से ही मिलती है। वैदिक भाषा के बाद उसका नाम संस्कृत पड़ा। यह ज्ञान भी साहित्य के द्वारा ही भाषा विज्ञान को होता है। एक काल के साहित्य में भी अनेक भाषाओं का प्रयोग मिलता है। जैसे संस्कृत नाटकों में अनेक प्रकार की प्राकृतों का प्रयोग हुआ है। इससे भाषा विज्ञान को एक ही काल में विविध भाषा रूपों और उनके विकासों का ज्ञान होता है। साहित्य से ही भाषा विज्ञान को ज्ञात होता है कि कैसे संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से देशी भाषाएं बनी। संस्कृत साहित्य के अध्ययन के बाद ही पाश्चात्य विद्वानों को न केवल भाषा विज्ञान के अध्ययन की प्रेरणा मिली, बल्कि यूरोपीय व भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन की भी प्रेरणा मिली और लोगों को यह ज्ञात हुआ कि भारत की आर्य भाषाओं का संबंध यूरोपीय भाषाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे भाषा विज्ञान को प्राचीन काल के साहित्य से लेकर वर्तमान काल तक के साहित्य व उसकी भाषा के क्रमिक विकास का पता लगता है, वैसे ही निचले या वर्तमान स्तर से ऊपर की ओर बढ़कर अध्ययन करने की रोचक सामग्री भी प्राप्त होती है। जैसे वर्तमान झा शब्द का अध्ययन करने पर पता लगेगा कि यह अध्यापक का विकसित रूप है। साहित्य भाषा विज्ञान की सीमा भी निर्धारित करता है। वैदिक साहित्य से पूर्व साहित्य और भाषा की स्थिति क्या थी, यह बताना आज भाषा विज्ञान के लिए संभव नहीं है। स्पष्ट ही दोनों में घनिष्ठ संबंध है। अगला शास्त्र अगर हम देखें तो वह है इतिहास। विविध राष्ट्रों के उत्थान पतन संबंधी तथ्यपूर्ण विवरण को इतिहास कहते हैं। इतिहास में जातियों की सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक हलचलों का उल्लेख होता है। इतिहास के 3 रूप हैं, सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक सांस्कृतिक। तीनों का ही भाषा विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक इतिहास को अगर हम देखें तो पता लगता है कि भाषा पर सामाजिक जीवन व परंपराओं का व्यापक प्रभाव पड़ता है। भाषा विज्ञान को इतिहास से पता लगता है कि पतिहीन स्त्री के लिए विधवा शब्द है, पर पत्नीहीन पुरुष के लिए कोई शब्द नहीं है। अर्थात पुरुष तो पुनर्विवाह कर सकता है, अतः उसके लिए पृथक शब्द की आवश्यकता ही नहीं थी। स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर पाती थी, इसलिए विधवा शब्द बना। इसी प्रकार मौसी के लिए मातृश्वसा और बुआ के लिए पितृश्वसा शब्द थे, परंतु मौसा और फूफा के लिए कोई शब्द नहीं थे। भारतीय भाषाओं में विभिन्न संबंधियों के लिए पृथक पृथक शब्द हैं, पर यूरोपीय भाषाओं में नहीं हैं। वहाँ अंकल शब्द चाचा, मामा आदि सभी के लिए प्रयुक्त होता है। इतिहास का अगला रूप है राजनीतिक। विभिन्न देशों से संपर्क के कारण व्यापारिक व राजनीतिक होते हैं। इस संपर्क से भाषाओं में विभिन्न शब्दों का आदान प्रदान चलता रहता है। भारतीय भाषाओं में हजारों विदेशी शब्दों का प्रयोग हो रहा है। यह ज्ञान हमें राजनीतिक इतिहास से ही होता है। इतिहास से ही पता लगता है कि हजारों शब्द भारत से पूर्वी देशों में पहुंचे हैं। अगले इतिहास का रूप है धार्मिक। धर्म के कारण अनेक बोलियां महत्वपूर्ण बन जाती हैं। वैष्णव धर्म के कारण ब्रज भाषा तथा राम भक्ति के कारण अवधी को महत्व मिला। हिंदी उर्दू का प्रश्न भी धार्मिक बन गया है।
कृष्ण भक्ति के कारण बंगाली व मराठी में ब्रज भाषा के शब्द काफ़ी अधिक मात्रा में आ गए हैं। इस प्रकार धार्मिक इतिहास भी भाषा विज्ञान को व्यापक सामग्री प्रदान करता है। अगला शास्त्र है मनोविज्ञान। भाषा विज्ञान की आंतरिक समस्याएं मनोविज्ञान ही सुलझाता है। अर्थ विज्ञान तो पूरी तरह से मनोविज्ञान पर ही आश्रित है। अनेक बार मानसिक स्थिति खराब होने पर ध्वनियों में भी विकार आ जाता है। जैसे असुर शब्द का अर्थ देवता से राक्षस हो जाना, चेचक को शीतला माता कहना, पैर भारी होने का अर्थ गर्भिणी होना, दिया बुझाने के लिए दिया बढ़ाना कहना मनोविज्ञान के कारण है। पागलों या शराबियों का प्रलाप भी मनोविज्ञान के कारण ही होता है। इसी प्रकार अगर हम और भी बहुत से शब्द देखें तो हमारे सामने महाजन शब्द का उदाहरण स्पष्ट है। महाजन जो एक विशिष्ट अर्थ का द्योतक था, धीरे धीरे करके सूदखोर के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। इस प्रकार मानसिक प्रक्रिया के द्वारा ध्वनि विकार, रूप विकार, अर्थ विकार आदि का अनुशीलन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यही कारण है कि भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का भी आपस में घनिष्ठ संबंध है। अगला शास्त्र है दर्शन। जीवन और जगत के आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन करने वाले शास्त्र का नाम दर्शन है। दर्शन का जहाँ जीवन और जगत से अटूट संबंध है, वहाँ जीवन और जगत के व्यवहार के लिए अत्यंत अनिवार्य साधन स्वरूप भाषा से भी उसका संबंध होना स्वाभाविक है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत दर्शन शास्त्र से भी व्यापक सहायता मिलती है। हमारे यहाँ वाणी के 4 रूप माने गए हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। इनमें वैखरी मानव की व्यक्त वाणी है और शेष तीनों आंतरिक हैं। दार्शनिकों ने और भी वाणी की व्याख्या की है। पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु आदि ने भी भाषा व वाणी का रहस्य खोला है। भारतीय दर्शन यह भी बताते हैं कि भाषा का परिपूर्ण विकास वर्णों में है। वैयाकरणों का स्फोटवाद, नैयायिकों का जातिवाद, मीमांसकों का शब्द ब्रह्मवाद आदि भी दार्शनिक है। भाषा विज्ञान को इस दर्शन से ध्वनि, उनकी उत्पत्ति और उनके उच्चारण के अध्ययन में पूरी सहायता मिलती है। आज मैं अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करती हूँ। इस प्रश्न की अगली विवेचना मैं आपको दूसरे वीडियो में करूँगी।